डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? 16th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस की बुक के अकॉर्डिंग 2023 में ये ग्रेट वॉर इग्नाइट हो सकती है। नॉस्ट्राडामस के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर कोविड-19 क्राइसिस तक लगभग सारे इवेंट्स के बारे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। लेकिन इनकी वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन सही है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 क्यों और कैसे शुरू होगी, और इस ग्रेट वॉर के दौरान इंडिया के एलाइज एंड एडवर्सरीज कौन होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और करंट सिचुएशन में इंडिया ऑफ कोर्स मिलिट्रीली अपने सबसे बड़े एडवर्सरी चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है जिससे हम चाइना को इजीली डिफीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सीक्रेट वेपन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही इस वॉर के लिए क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं, और आज न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी किस तरह से लास्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के कंपैरिजन में इस वॉर को डिफरेंट बनाती है। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज की जियोपॉलिटिकल पिक्चर से क्लियर है कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है। इस वॉर में पूरा नेटो इनडायरेक्टली ही सही बट इन्वॉल्व है। साथ ही रशिया अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज के थ्रू पोलैंड एंड फिनलैंड जैसी नेटो मेंबर्स देशों को इंटिमिडेट कर रहा है, और पैसिफिक में भी ताइवान और साउथ कोरिया को आज नेटो सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया लगभग 40 न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड कर चुका है और अपने ICBMs के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखता है। जापान एंड साउथ कोरिया जैसे US एलाइज नॉर्थ कोरिया के एग्रेशन की इस आग के चपेटे में आ सकते हैं। इधर साउथ एशिया में हिमालयाज की गोद में सिचुएटेड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन एक और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, जहां इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस कभी भी एक फुल ब्लोन वॉर में स्पाइरल हो सकती हैं, जो US और रशिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में पुल कर सकता है। तो दोस्तों, इन रीजन से आज वर्ल्ड वॉर 3 इग्नाइट हो सकती है। लेकिन किसी भी देश के लिए वॉर के आउटकम्स उसके फ्रेंड्स एंड एनिमीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अगर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट नहीं करता तो शायद पाकिस्तान US हेल्प से इस वॉर का कोर्स बदल सकता था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा और कौन सा देश भारत के विरुद्ध, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जापान, फ्रांस और इजराइल ही इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। रशिया जो एक समय पर हमारा ट्रू सपोर्टर था, आज चाइना पर इकोनॉमिकली हेविली डिपेंडेंट है, और रशिया का चाइना की तरफ ये टिल्ट इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है। और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि चाइना इंडिया के कन्फ्रंटेशन की कंडीशन में रशिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा, या मे बी अपनी कम्युनिस्ट हमसाए मुल्क चाइना को हेल्प करेगा। वहीं US भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहेगा और डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में US को फायदा चाइना की हार में है, और इसलिए US इंडिया की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, US और रशिया के अलावा वॉर के दौरान नेबरहुड से सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है, और आज ज्यादातर भारत के नेबरिंग कंट्रीज चाइना की सैटेलाइट स्टेट्स बनकर रह गई हैं, और इनके एसेट्स को चाइना इजीली इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। खास तौर पर बांग्लादेश का चिटगांग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर, इन तीनों पोर्ट्स को इंडिया के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा गया है। म्यांमार और नेपाल के भी आज चाइना से बेहतर रिलेशंस हैं, और ये सभी देश आज चाइनीज डेट ट्रैप में उलझ चुके हैं, और इन सभी देशों में चाइना का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स और माइंस कॉन्फ्लिक्ट के केस में इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हमारे ये नेबर्स चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हेंस इंडिया को 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करने की जरूरत है। इमीडिएट नेबर्स के साथ साथ आज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड और इंडियन ओशन रीजन में भी यही हाल है। चाहे सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट अफ्रीका, यहाँ के ज्यादातर कंट्रीज आज चाइना की डेट ट्रैप में फंसी हुई पपेट कंट्रीज हैं, जहाँ चाइना मिलिट्री बेसेस भी कंट्रोल करता है। जिबूटी का चाइनीज मिलिट्री बेस हो, या ताजिकिस्तान में चाइनीज एयर स्ट्रिप, या फिर रिसेंटली बन रहा कंबोडिया में रियाम नेवल बेस, और इन सभी बेसेस का यूज चाइना इंडिया के अगेंस्ट
डेफिनेटली करना चाहेगा। इंडियन ओशन में भी चाइना इंडिया से ज्यादा ड्यूल यूज पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, चाहे मालदीव्स हो या मेडागास्कर या फिर तंजानिया में बागा मोयो पोर्ट। तो दोस्तों, इमीडिएट नेबरहुड में सिर्फ भूटान एकमात्र ट्रू फ्रेंड है जो अगर इंडिया को मटेरियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो अपनी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज भी होने नहीं देगा। नेपाल और बांग्लादेश को भी इंडिया ट्रस्ट में लेकर इनकी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज होने से रोक सकता है। साथ ही इंडियन ओशन में भी मॉरिशस, सेशल्स, फ्रांस और यूएस बेसिस की मदद से इंडिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों, इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। हेंस इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की पिक्चर काफी सीरियस है क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली 3 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ सकता है और इसी पिक्चर में आती है इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो दोस्तों, अगर वॉर होती है तो डेफिनेटली इंडिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने ही पड़ेंगे और अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो पाकिस्तान और चाइना भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज तक इजराइल के अलावा कोई भी देश 2 फ्रंट्स पर वॉर नहीं जीता है। बट हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज और नॉन न्यूक्लियर देशों के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज वर्जित है। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ क्या इस बैटल के लिए हमारी फोर्सेस रेडी हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। अगर आप यूपीएससी का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट शॉट है, जो कि बेस्ट फैकल्टीज द्वारा 1000 आवर्स से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हर क्लास में प्रीलिम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। साथ ही हर क्लास की स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच में पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा जिनसे आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं और होम डिलीवरी ऑफ स्टडी IQ बुक्स भी आपको इसी बैच में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो दोस्तों, इस बैच का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मार्केट में हाईएस्ट है एंड अगर आप RT लाइव, जी हाँ RT लाइव कोड का यूज करते हैं सो इन सभी स्पेशल बेनिफिट्स एंड ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, करंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में नियरली 1.55 लाख पोस्ट्स वैकेंट हैं। आज इंडिया में इन टोटल 38 आर्मी की डिविजन्स हैं और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर साइमल्टेनियसली डिफेंस के लिए हमें एटलीस्ट 43 डिविजन्स की जरूरत है, जबकि ऑफेंस प्लस डिफेंस के लिए एट मिनिमम 54 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर इंडियन आर्मी को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर भी लड़ना पड़ा तो एटलीस्ट 72 डिविजन्स की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि करंट से लगभग डबल। आर्मी के साथ साथ आज एयरफोर्स में भी यही प्रॉब्लम है। करंटली हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। साथ ही ड्रोन वॉरफेयर में आज हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। चाइना आज 2 5th जनरेशन जेट्स को ऑपरेट करता है। वहीं दोस्तों, इंडिया का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA अभी इंडक्शन से लगभग 15 साल दूर है। साथ ही नेवी के भी ऐसे ही हाल हैं। करंटली नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स कमीशन्ड हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव थ्रेट को काउंटर करने के लिए मिनिमम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है, जिसमें से एक कैरियर को वेस्ट कोस्ट पर, एक को ईस्ट कोस्ट पर और एक को आइलैंड्स एंड इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया जा सके और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कंटीजेंसी सिचुएशन में इंडियन ओशन में रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस के बाद डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी रखा जा सके। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मरीन जेट्स की भारी कमी है। इंडियन नेवी तेजस LCA के नेवल वेरिएंट को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है और राफेल मरीन्स, जिन्हें हम फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास इनफ नंबर्स में नहीं हैं। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी अटैक सबमरीन्स की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाइना के कंपैरिजन में लगभग 1/3 है। जहां चाइना इन टोटल 60 सबमरीन्स ऑपरेट करता है, इंडिया के पास सिर्फ 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें से एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। हेंस इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक वेपन जैसे कि ब्रह्मोस, अग्नि, अस्त्रा पर हेवीली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब सुन के आप समझ ही गए होंगे कि हमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉर में हार ही जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है जो अगर स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाए तो इंडिया को इन कमियों के बाद भी इस ग्रेट वॉर में जीत दिला सकता है। और ये वेपन है इंडिया की ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, हिमालयाज इंडिया का इम्पेनिट्रेबल डिफेंस है, जो चाइना के लिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान सबसे बड़ी डिसएडवांटेज साबित हो सकता है।
हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से हिमालयाज और तिब्बतन प्लेट्यू से ऑक्सीजन की कमी की वजह से चाइनीज जेट्स एंड एयरक्राफ्ट्स सिर्फ हाफ पेलोड कैरी कर सकते हैं। वहीं इंडिया के सभी एयरबेसेस लो ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड हैं, हेंस लगभग पूरे पेलोड से टेक ऑफ करते हुए इंडियन जेट्स तिब्बत में चाइनीज एयरबेसेस को तेज नाबूद कर सकते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयड स्पेशलाइज्ड माउंटेन स्ट्राइक कोर्स तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन यानी कि टार से ग्राउंड अटैक को काउंटर करने के लिए वेल इक्विप्ड भी हैं और विंटर्स में चाइना के लिए हाई हिमालयाज में अटैक सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। साथ ही बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में निकोबार ज्वाइंट मिलिट्री बेस अवेलेबल है, जहां से इजीली कम सबमरीन्स के साथ भी हम चाइना के नेवल फ्लीट को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में काउंटर कर सकते हैं। और रही बात लंबॉक और ओम्बाई वेटर स्ट्रेट की, जो चाइना को मलाक्का के साथ इंडियन ओशन का एक्सेस प्रोवाइड करता है, यहाँ भी हम क्वाड ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया की मदद से चाइनीज नेवल फ्लीट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और इंडियन ओशन का एक्सेस डिनाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना की एक बड़ी कमजोरी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3 गॉर्जेस डैम, जिस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करके चाइना की बिग सिटीज जैसे कि शंघाई और वुहान को इजीली डुबाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ इंडिया की ज्योग्राफिक एडवांटेजेस क्लियर हैं, जो इंडिया को इस वॉर में डोमिनेट करने में हेल्प करती हैं। और एक और रीजन है सैनिकों का जज्बा। देखिए, चाइनीज मिलिट्री की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके सैनिक अपनी मर्जी से सेना में शामिल नहीं होते। चाइना में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस रूल्स हैं और इंडियन आर्मी दूसरे हाथ पर वॉलंटरी है। और पास्ट में हुई इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस में हम ये फर्क देख ही चुके हैं। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं दोस्तों, चाइना को भी इंडिया के साथ साथ ताइवान, जापान, कोरिया और यूएस से 2 फ्रंट्स पर वॉर लड़नी पड़ सकती है। और अगर ये वॉर विंटर्स में होती है तो चाइना LAC के अलोंग भी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगा। हाँ, लेकिन चाइनीज मिसाइल से बचने के लिए हमें रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसके लिए इंडिया के पास इंडिजीनियसली बिल्ड रुद्रा M2 और रशियन S-400 जैसे एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो दोस्तों, इस टैक्टिकल एडवांटेज से इंडिया इजीली चाइना को डोमिनेट कर सकता है। रही बात पाकिस्तान की, तो हमें पाकिस्तान से भी साइमल्टेनियस वॉर लड़नी होगी। दोस्तों, तालिबान और तजिकिस्तान में हम अपने बेसेस नेमली अयानी बेस और फारखौर एयर बेस का यूज करके पाकिस्तान के लिए दूसरा फ्रंट हम ओपन कर सकते हैं। साथ ही बलूचिस्तान में डीप एसेट्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान में इंटरनल केओस क्रिएट किया जा सकता है। मियां छानू इंसिडेंट के बाद ये भी क्लियर है कि पाकिस्तान इंडियन मिसाइल्स को ब्लॉक करने में असक्षम है एंड हेंस पाकिस्तान को मिसाइल्स के थ्रू इजीली ओवरवेल्म किया जा सकता है। पर इशू पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का है, जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का यूज करते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस हाइपोथेटिकल वॉर में ये जरूरी है कि हम ब्रूट फोर्स के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी यूज करें। ये डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग का ही रिजल्ट है कि साउथ एशिया में इंडिया आज अकेली कंट्री है जिसके साथ यूएस ने सभी 6 फाउंडेशनल पैक्ट साइन किए हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंटर ऑपरेटिबिलिटी एक्सेट्रा में यूएस की हेल्प से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम आज एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया नॉन एग्रेसिव कंट्री है और हमारे प्राइम मिनिस्टर लगभग हर इंटरनेशनल फोरम पर यह दोहराते हुए दिखाई देते हैं कि ये एरा वॉर का नहीं बल्कि डेवलपमेंट का है और हमारी फॉरेन पॉलिसीज में भी पंचशील प्रिंसिपल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल पिक्चर में वर्ल्ड वॉर 3 एक टेरिफाइंग प्रोस्पेक्ट है। क्लियरली यहाँ कोई नहीं जानता कि कब ग्लोबल टेंशंस वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएं। इसलिए लोकेशन और स्केल के बियॉन्ड वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना ही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन है। इसके लिए कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करने के साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट को भी एक्सपैंड करने की जरूरत है। खास तौर पर नेबरिंग कंट्रीज को चाइनीज इन्फ्लुएंस से निकालने की अर्जेंट नीड है और डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की भी आवश्यकता है और मॉडर्न थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डिफेंस पॉलिसी में ऐड करने की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें और वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर अपने विचारों को